अरहम बेटा। अरहम जो बाहर की तरफ जा रहा था, दानियाल साहब की आवाज पर मुड़ा। जी अब्बू, इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अरहम ने इस बात में सर हिलाया और चलते हुए इनके करीब आकर बैठ गया। जी कहें। बेटा, तुम्हें पता है नूर की शादी में कम दिन रह गए हैं, बाकी सब कुछ तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ शॉपिंग तुम इसे करवाओ। लेकिन अब्बू, आप जानते हैं मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, और वैसे भी इसके साथ जाकर क्या करूंगा। बेटा, तुम दोनों की माँ तो है नहीं जो ये सब देखती। नूर की अब छोटी छोटी खुशियों का ख्याल हमने ही तो रखना है, और मुझे यकीन है वो बहुत खुश होगी जब तुम अपनी मसरूफियत से वक्त निकाल कर इसे शॉपिंग पर ले जाओगे। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, चले मैं कल से इसे अपने साथ ले जाऊंगा शॉपिंग पर। सिर्फ इसे नहीं, मुनाहिल को भी, वो दोनों अच्छी दोस्तें हैं, मिलकर शॉपिंग कर लेंगी। मुनाहिल के नाम पर तो अरहम का हलक तक कड़वा हो गया। अबू, इसे ले जाना जरूरी है, मैं रिजा को कहूंगा, वो आ जाएगी। अरहम, अब मुनाहिल तुम्हारी बीवी है और रिजा तुम्हारी मंगेतर, और अच्छे मर्द अपनी बीवी को अपने साथ ले जाते हैं, ना कि मंगेतर को। दानियल साहब की बात पर अरहम ने सर झुका लिया। अबू, आज नहीं तो कल वो भी तो मेरी बीवी ही बनेगी। इसका फैसला मैं करूंगा, तुम नहीं। इनके लहजे में तलखी वाजिया थी। अब्बू, मैंने आपकी वजह से मुनाहिल से शादी की, आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया, लेकिन आपको भी मेरी बात माननी होगी। अरहम अपनी बात पर जोर देता हुआ बोला। तो ठीक है, मुझे तुम्हारी इस बात से कोई एतराज नहीं है। रिजा, क्या तुम जिससे चाहो शादी कर सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं तुम्हारी शादी खुद रिजा से करवाऊंगा। कैसी शर्त? अरहम ने उलझी नजरों से इनकी तरफ देखा। तुम किसी भी सूरत मुनाहिल को तलाक नहीं दोगे, चाहे जो हो जाए। अरहम ने बेयकीनी से इनकी तरफ देखा। अब्बू, आप ये क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ, अब तुम्हें जाना चाहिए, देर हो रही होगी। अरहम मजीद कुछ कहे बिना बड़े बड़े डग भरता चला गया। अरहम पुलिस स्टेशन पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर एक पल के लिए चौंका। शहर भर के ख्वाजा सरा खड़े एहतजाज कर रहे थे। इंसाफ दो के नारे लगा रहे थे। इसे कुछ देर पहले ही सारे मामले का पता चला था, इसलिए वो घर से जल्दी पुलिस स्टेशन के लिए निकला था। अभी वो गाड़ी से उतरा ही था कि सब ख्वाजा सराइस की तरफ लपके। साहब, हमें इंसाफ चाहिए, हम यहाँ से इंसाफ लिए बिना नहीं जाएंगे, वो चीख चीख कर बोल रहे थे। इनकी आवाज इस कदर बुलंद थी कि अरहम को अपने कानों पे हाथ रखना पड़ा। चार पांच सिपाहियों ने आकर इन्हें अरहम से दूर किया। इनके दूर होते ही अरहम तेज रफ्तारी से अंदर की तरफ बढ़ा। कमरे में आया जहां शहबाज पहले ही इसका इंतजार कर रहा था। अरहम को देखकर वो फौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, जिसे अरहम ने वापस बैठने का इशारा करते हुए खुद अपनी कुर्सी पर विराजमान हुआ। कब पेश आया ये वाकया? अरहम दानियाल साहब की बातों को मुकम्मल तौर पर भुलाए अब इसकी तरफ मतवज्जा हुआ था। सर, आपके जाने के आधे घंटे बाद हमें ये खबर आई थी कि ठेकेदार अजमल खान के बेटे की मेहंदी पर ना जाने की वजह से इस ख्वाजा सरा को गोलियों से छलनी कर दिया, और अगनून शहर भर के सब ख्वाजा सरा सुबह 6:30 बजे से एहतजाज कर रहे हैं। शहबाज तफसील बता रहा था, लेकिन ये तो बहुत छोटी सी बात है, क्या तुम्हें यकीन है इसने वाकई ही इतनी सी बात पर इसका कत्ल कर दिया? अरहम दोनों हाथ टेबल पर टिकाए संजीदगी से बोल रहा था। जी सर, क्योंकि वो कोई आम ख्वाजा सना नहीं था, बल्कि हमारे शहर का मशहूर डांसर था। एक रात में लाखों कमा लेता था वो। तो वो लेट क्यों गया था? क्या कोई मसला था? नहीं सर, वो इसके मुखालिफ के घर पार्टी पर चला गया था, और जब ये बात अजमल खान को पता चली तो इसने इसके घर में दाखिल होते ही फायर करना शुरू कर दिए। समझ गया। ठीक है, तुम ऐसा करो, जो इनके गुरु हैं उनको बुलवाओ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। जी सर, कहते हुए रूम से चला गया। कुछ देर बाद शहबाज के साथ चार पांच ख्वाजा सरा अरहम के रूम में दाखिल हुए। इनको देखकर अरहम हैरान हुआ था। इनमें से दो बिल्कुल कोई मोअज़्ज़िज़ खातून लग रही थी। इनको देखकर तो एक पल के लिए भी ये नहीं कह सकता था कि वो ख्वाजा सरा हैं। हमें इंसाफ चाहिए साहब, हम वैसे नहीं जाएंगे। वो अरहम के करीब आकर बोले। इनकी आवाज पर अरहम चौंका। तुम लोग बैठो, बैठकर बात करते हैं। अपनी कुर्सी पर दोबारा बैठते हुए इनकी तरफ मतवज्जा हुआ। अरहम की बात पर वो इसके सामने आकर बैठ गए। साहब, हमारी फूलों जैसी बच्ची को इस अजमल खान ने बड़ी बेदर्दी से मारा है। हाय मेरी बच्ची, बोलते हुए इसकी आंखें भर आई थीं। वो ऐसे बोल रही थी जैसे वो इसके हकीकी बेटी हो। तुम लोग फिक्र मत करो, मैं तुम लोगों को इंसाफ जरूर दिलवाऊंगा। अरहम ने यकीन दहानी कराई। साहब, हमें पुलिस वालों पर एतबार नहीं है, इनमें से एक ख्वाजा सरा बोला, जो बड़े अंदाज में हाथ हिला रहा था। तुम लोगों को एतबार करना पड़ेगा। मैं तो हैरान होता हूँ कि तुम लोग ये काम छोड़ क्यों नहीं देते। अरहम को जैसे इनके ऐसे हुलिये पर गुस्सा आ रहा था। तो बताएं साहब, हम क्या करेंगी अगर डांस करना छोड़ दें? इन्हें जैसे अरहम का ऐसा कहना अच्छा नहीं लगा। वही जो सब करते हैं, मेहनत करके खाओ, गुनाह से बचो और दूसरों को भी बचाओ। मेरा नाम पिंकी है साहब, और ये नाम मेरे गुरु ने रखा था। मेरे माँ बाप कहाँ हैं मैं नहीं जानती। अगर हम सबकी तरह काम कर सकते तो हमारे माँ बाप हमें इस तरह ना छोड़ते। साहब, आपको क्या लगता है ऐसी जिंदगी गुजारना अच्छा है?
हमारी तो बदनसीबी है कि ना हम मर्दों की तरह जिंदगी गुजार सकते हैं और ना ही औरतों की तरह। आपको क्या पता, जब घर से निकलती हैं तो सिर्फ मर्द ही नहीं, औरतें भी हमारा मजाक उड़ाती हैं, लेकिन फिर भी हम हंसते हंसते बर्दाश्त करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं है, हमें सिर्फ हकारत की नजर से देखा जाता है। पिंकी आज फट पड़ी थी, जैसे वो ये सवाल सुन सुनकर तंग आ गई हो। अरहम जो सांस रोके इसकी बात सुन रहा था, इसके खामोश होने पर वो संभल कर बोला, मैं मानता हूँ कि तुम लोगों के साथ भी गलत होता है, लेकिन तुम लोगों ने ये सब कुछ शुरू किया है। तुम्हारे साथ बुरा हुआ है तो तुम्हें चाहिए जो तुम्हारे पास आते हैं उन्हें अच्छी तालीम दिलवाओ, इसे अच्छा शहरी बनाओ। इसकी बात पर पिंकी तंजिया हंसी, जिससे इसके आगे वाले 4 गोल्ड के दांत साफ जाहिर हो रहे थे। साहब ये भी किया था, ये जो मेरी गुल मरी है ना, पूरी 10वीं जमात पास थी। जब कॉलेज जाना शुरू किया तो इसकी क्लास में से किसी एक को पता चल गया कि वो ख्वाजा सरा है। फिर इसका एक दिन भी कॉलेज जाना मुश्किल हो गया। जानते हैं साहब क्या कहा था उन्होंने? अरहम खामोशी से इसकी बात सुन रहा था। कहते थे, तुम लोग तो सिर्फ इस दुनिया पर अजाब हो, तुम लोगों का काम हमारी शादियों में नाचना है, तुम जैसे लोगों का हमारे कॉलेज और इस स्कूल में क्या काम, तुम लोग तो हिजड़े हो साहब, तुम तो सोच भी नहीं सकते ये मुआशरा हमारे साथ क्या करता है। आज जो हम इंसाफ लेने बैठे हैं ना, तो तुम लोग जल्दी इस पर काम शुरू करोगे, लेकिन 4 दिन बाद तुम ही लोग कहोगे ख्वाजा सरा ही तो मरा है। अच्छा हुआ एक तो कम हुआ, और वैसे भी यहाँ तो औरत को इज्जत नहीं देते, हम तो फिर ख्वाजा सरा है। आखिरी बात में जैसे इसने तंज किया था, इसकी बात पर अरहम को शायद दुख हुआ था, लेकिन इसके हर लफ्ज में सच्चाई थी। वो ये भी जानता था कि इस मुआशरे ने कभी भी ख्वाजा सरा को कबूल नहीं किया। लेकिन औरत की इज्जत, देखो ये मुआशरा औरत की बहुत इज्जत करता है, लेकिन इसकी जो इज्जत के काबिल हो। साहब हर औरत ही इज्जत के काबिल होती है, बस कुछ मर्द इस काबिल नहीं होते कि वो औरत को इज्जत दे। खैर मैं इस मामले पर कोई और बात नहीं करना चाहता, तुम लोग आराम से घर जाओ। मैं वादा करता हूँ गुल के कातलों को जरूर सजा दिलवाऊंगा। और हमने बात बदली। शुक्रिया साहब, लेकिन अगर 2 दिन में मेरी गुल का कातिल ना पकड़ा तो फिर हम फिर से एहतजाज करेंगे, और तब हम इंसाफ लिए बिना नहीं जाएंगी। कहते हुए उठ खड़ी हुई। ठीक है, मैं 2 दिन में इन्हें पकड़ लूंगा। अरहम ने यकीन दहानी कराई। अरहम घर में दाखिल हुआ तो इसकी नजर टीवी लाउंज में पड़ी, जहां नूर और मुनाहिल एक दूसरे से गपशप करने में मगन थी। बचपन से ही नूर और मुनाहिल की बहुत दोस्ती थी, एक ही स्कूल में पढ़ने की वजह से दोस्ती गहरी होती चली गई। लेकिन नूर की अम्मी की डेथ के बाद वो कुछ अरसा खाला के घर रहने चली गई। पिछले 6 सालों में इनका मिलना कम जरूर हो गया था, पर दोस्ती आज भी इतनी ही गहरी थी। भाई आपका भाई, बातें करने के दौरान नूर की नजर अरहम पर पड़ी, जो इन्हें ही देख रहा था। इसकी आवाज पर वो चौंका और अरहम को देखते ही मुनाहिल ने अपना दुपट्टा ठीक किया। बस अभी आया हूँ, चलो शॉपिंग करने चलें। अरहम मुनाहिल को नजरअंदाज करता हुआ नूर की तरफ मतवज्जा हुआ। भाई आप अभी तो आए हैं, कुछ देर आराम कर लें फिर हम चलेंगे। वैसे भी हम तो अभी तैयार ही नहीं हुई। नहीं मैं ठीक हूँ, बस एक कप चाय बनवा दो, मैं फ्रेश हो जाऊंगा, वहां तक तुम भी तैयार हो जाओ। कहते हुए अपने कमरे में चला गया। मुनाहिल भी इसके जाते ही उठ खड़ी हुई। तुम कहाँ जा रही हो? नूर ने अब्रू उचकाकर पूछा। अरहम के लिए चाय बनाने, मुनाहिल ने संजीदगी से जवाब दिया। ओए होए, कहीं तुम्हें भाई से मोहब्बत तो नहीं हो गई, जो इतनी अच्छी बीवी बन रही हो? नूर शरारत से बोली। इसकी बात पर तो जैसे मुनाहिल को करंट लगा। अरे मजाक कर रही हूँ। नूर इसके चेहरे के तासुरात को देखकर हैरान हुई थी। मुनाहिल ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और किचन की तरफ बढ़ गई। मुनाहिल, नूर ने इसे आवाज देकर रोका। नूर की आवाज पर वो मुड़ी। तुम्हें नहीं हुई, पर मुझे यकीन है जल्द ही भाई को तुमसे मोहब्बत हो जाएगी, वो पुरउम्मीद अंदाज में बोली। इसकी बात पर मुनाहिल जख्मी सी मुस्कुरा दी। अरहम को मुझसे कभी भी मोहब्बत नहीं हो सकती, शायद मैं मोहब्बत के काबिल ही नहीं हूँ। जिस शख्स के लिए सब कुछ छोड़कर गई थी, इसे मुझसे मोहब्बत नहीं हुई तो अरहम दानियाल को कैसे हो सकती है? मुनाहिल दिल में ही सोच कर रह गई। मुनाहिल चाय लेकर रूम में आई और छोटे छोटे कदम उठाती बेड के साइड टेबल पर खामोशी से रख दी। शादी के 1 हफ्ते बाद इनके रिश्ते में बस इतना फर्क आया था कि अरहम इसके हाथ से चीज ले लेता था। तैयार हो जाओ, देर हो रही है। अरहम मुनाहिल को बिना देखे फोन यूज करते हुए मसरूफ अंदाज में बोला। मैं सोच रही थी अगर आप नूर को ले जाएं, मैं जाकर क्या करूंगी? मुनाहिल झिझकते हुए बोली। अपनी सोच अपने पास रखो, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें अपने साथ घुमाने का। मुझे अब्बू ने कहा था इसलिए तुम्हें साथ लेकर जा रहा हूँ, वरना कभी लेकर ना जाता। अब जाओ और तैयार हो जाओ। अरहम तल्खी से बोल रहा था। मुनाहिल ने बेबसी से इसकी तरफ देखा और खामोशी से चलती बेड की दूसरी साइड पर आई, जहाँ इसका बैग पड़ा था। मुनाहिल ने बैग की जिप खोली और अपने लिए ड्रेस निकालने लगी। अरहम ने नजर उठाकर इसकी तरफ देखा, फिर वापस अपनी नजरें फोन की स्क्रीन पर मरकूज कर ली। अपने कपड़े बैग से निकाल कर मेरे वार्डरोब में रख दो, जब तक तुम यहाँ हो तुम्हारे कपड़े वहीं रहेंगे, अरहम ने हुक्म सादिर किया। मुनाहिल ने बेयकीनी से इसकी तरफ देखा। इसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था जो इसके कानों ने सुना। क्या वो सच है?
अब ऐसा क्या देख रही हो? मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, नूर की शादी के दिन नज़दीक हैं और घर में मेहमान आना शुरू हो जाएँगे। मैं नहीं चाहता मेरे रूम में कोई तुम्हारा बैग देखकर फ़िज़ूल सवाल करे। अरहम इसे बिना देखे अपनी बात की वज़ाहत दे रहा था। मुनाहिल ने फ़ौरन अपने चंद जोड़े बैग से निकाले और वार्डरोब की तरफ बढ़ गई। अरहम की वार्डरोब में हर ड्रेस सलीके से रखा गया था जिससे वो इस घर में आई थी। इतना तो जान ही गई थी कि घर के मुलाजिम अरहम से बहुत डरते हैं। यही वजह थी कि इसके कमरे की चीज़ें तरतीब से रखी हुई थीं। अब कब तक वहीं खड़े रहना है? जल्दी से चेंज करो। अरहम के अंदाज में अब की बार सख्ती थी। मनाहिल ने जल्दी से ब्लैक कलर का ड्रेस निकाला और वॉशरूम में घुस गई। कुछ देर बाद वो चेंज करके वापस आई तो कमरे में पहले जैसी खामोशी नहीं थी। अरहम फोन पर खिलखिलाकर बातें कर रहा था। मनाहिल बालों में ब्रश करते हुए शीशे में अरहम को देख रही थी। इतना तो वो समझ गई थी कि अरहम किसी लड़की से बात कर रहा है और वो लड़की कोई और नहीं, रिजा थी। इसे अरहम का रिजा से बात करना अगर बुरा नहीं लगा तो अच्छा भी नहीं लगता था। इस पल एक अजीब सी हसरत इसके दिल में पैदा हुई थी कि कभी अरहम इसके साथ भी ऐसे ही बात करे। शायद अरहम से निकाह के बाद हाइम के लिए वो जज्बाती एहसासात दब कर रह गए थे। अब बस वो अरहम के बारे में सोचने लगी थी। अच्छा मेरी जान, मैं वापस आकर तुमसे बात करूंगा। अभी नूर को शॉपिंग पर लेकर जा रहा हूँ। अरहम मोहब्बत भरे लहजे में बोला। वो चाहता था मुनाहिल इसे देख रही है, इसलिए वो जानबूझकर रिजा से ऐसे बात कर रहा था। फोन बंद होते ही अरहम इसकी तरफ मतवज्जा हुआ। शॉपिंग करने जा रहे हैं, किसी की शादी पे नहीं जो तुम इतना तैयार हो रही हो। बाहर मैं तुम्हारा और नूर का वेट वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ। वो कहते हुए चला गया। अरहम ड्राइविंग सीट संभाले मुनाहिल और नूर का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद वो दोनों एक साथ बाहर आती दिखी। अरहम की नजर मुनाहिल पर पड़ी जिसने खुद को बड़ी सी चादर में ढांप रखा था। ना चाहते हुए भी मुनाहिल की ये चीज इसे अच्छी लगी। नूर गाड़ी का बैक डोर खोलकर अंदर बैठ गई। मुनाहिल ने भी इसके साथ बैठने की गर्ज से गाड़ी की दूसरी साइड से आकर बैक डोर खोला। तुम कहाँ बैठ रही हो? नूर ने अब्रूज खाकर पूछा। तुम्हारे साथ, मुनाहिल ने संजीदगी से जवाब दिया। वही तो मैं सोच रही हूँ कि तुम मेरे साथ क्यों बैठ रही हो? अब तुम मेरे भाई की बेगम हो और तुम्हारा हक है कि तुम इनके साथ बैठो। नूर मुस्कुराती हुई बोली। लेकिन नूर, मैं तुम्हारे साथ ठीक हूँ। मुनाहिल ने यकीन दहानी कराई। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम भाई के साथ ही बैठोगी। नूर बजिद थी। इससे पहले वो मजीद कुछ कहती, अरहम की गुस्से भरी आवाज इसके कानों से टकराई। जब नूर कह रही है तो इसकी बात मान लो और आ जाओ आगे। अरहम की आवाज पर वो फौरन फ्रंट डोर खोलकर इसके बराबर वाली सीट पर बैठ गई। अरे ये हुई ना बात, कितना अच्छा लग रहा है आप दोनों ऐसे बैठे हैं। अरहम भी इसकी बात पर जैसे तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए गाड़ी स्टार्ट करके सड़क पर ले आया था। कुछ देर गाड़ी में खामोशी रही। मुनाहिल सर झुकाए बैठी हुई थी और नूर बस खुश होकर इन्हें देख रही थी। वैसे भाई आपको एक बात बताऊं, नूर इसके करीब आकर बोली, जैसे वो कोई बहुत बड़ा राज फाश करने वाली हो। बोलो। अरहम गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए बोला। वैसे आपकी और मुनाहिल की शादी से मैं बहुत खुश हूँ। रिजा आपी भी बहुत अच्छी है, लेकिन मुनाहिल तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, तो इसकी तो बात ही कुछ और है। नूर चहक कर बोली। तुमने कहाँ से शॉपिंग करनी है? अरहम ने बात बदली। जहां से पहले करती थी, क्या आप भूल गए? अरे नहीं, बस कंफर्म करना चाह रहा था, मुझे लगा कहीं कोई खास जगह से तो नहीं करनी। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे जाने के बाद आप मुनाहिल को भी यहीं से शॉपिंग करवाना। अरहम ने इसकी बात का जवाब दिए बिना गाड़ी को पार्किंग में खड़ा किया। गाड़ी के रुकते ही नूर फौरन उतरी। मुनाहिल भी अपनी चादर ठीक करती इसके साथ ही गाड़ी से उतरी। अरहम अभी भी गाड़ी में ही मौजूद था। क्या हुआ भाई, आप क्यों नहीं आ रहे? नूर ने सवालिया नजरों से इसकी तरफ देखा। तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारे साथ जाकर क्या करूंगा? अरहम नागवारी से बोला। नहीं भाई, आप हमारे साथ आए हैं और अब हमारे साथ ही चलेंगे। मुनाहिल तुम कहो ना भाई को। नूर की बात पर वो चौंकी, फिर हिम्मत करते हुए बोली, आप भी हमारे साथ चले। अरहम गाड़ी को लॉक करते हुए इनके साथ चल दिया। ये मत समझना कि मैं तुम्हारे कहने पर चल रहा हूँ, मैं बस नूर का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए आ गया। अरहम ने इसके कान में सरगोशी करने वाले अंदाज में कहा था। अरहम की बात पर मुनाहिल की आंखों के गोशे पल भर में भीग गए थे और वो इसकी परवाह किए बिना नूर को कुछ बताने में मसरूफ हो गया था। नूर और मुनाहिल ड्रेस खरीदने में मसरूफ थी। नूर हर ड्रेस लेने से पहले मुनाहिल से पूछती थी, लेकिन मुनाहिल बस खामोशी से इस बात में सर हिला देती। मुनाहिल ने नजर घुमाकर अरहम की तरफ देखा जो बेजारी से खड़ा मुख्तलिफ ड्रेसेस को देख रहा था। काश आप मुझे अपनी पसंद का ड्रेस लेकर देते जो मैं नूर की शादी में पहनती। मुनाहिल ने दिल में सोचा, क्या हुआ, कहाँ देख रही हो? नूर जो कब से इससे ड्रेस के बारे में पूछ रही थी, इसका जवाब न देने पर नूर ने मुनाहिल का कंधा थपथपाया। इसकी आवाज पर मुनाहिल चौंकी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम बताओ कौन सा ड्रेस अच्छा लग रहा है? मुनाहिल संभलते हुए बोली। ये देखो, ये कैसा है? मुझे तो ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे यकीन है तुम पर भी ये कलर बहुत अच्छा लगेगा। मुनाहिल ब्लू कलर के ड्रेस को देखते हुए बोली, जिस पर बीड्स का बहुत ही खूबसूरत काम किया गया था। मेरे लिए रहने दो, शादी तुम्हारी है, तुम अपने लिए पसंद करो।
मुनाहिल मुस्कुराते हुए बोली, भला ये क्या बात हुई? मैंने तो अपने इतने सारे जोड़े पसंद कर लिए हैं, अब तुम भी अपने लिए कोई पसंद कर लो। बोलते हुए इसकी नजर अरहम पर गई, जो रेड कलर की ड्रेस को बड़े गौर से देख रहा था। इसके देखने से लग रहा था वो ड्रेस अरहम को पसंद आ गया है। मुनाहिल, तुम ये ड्रेस देखो, मैं अभी आई, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? मुनाहिल ने हैरत से पूछा। कहीं नहीं, बस अभी आई। अपनी बात मुकम्मल करते ही नूर अरहम के पास चल दी और मुनाहिल उलझी नजरों से इसे ज्यादा देख रही थी। बहुत अच्छा लगेगा मुनाहिल, पर इसे रेड कलर पसंद है। नूर ने अरहम के कान में सरगोशी की। नूर की आवाज पर अरहम ने मुड़कर इसके चेहरे को देखा, जो इस वक्त चहक रहा था। नहीं, मैं ऐसे ही देख रहा था, अरहम ने नागवारी से जवाब दिया। मगर हकीकत तो ये थी कि उसने वो ड्रेस मुनाहिल के लिए नहीं बल्कि रिजा के लिए पसंद किया था। लेकिन मुनाहिल के नाम पर तो इसे अब वो ड्रेस भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे सब पता है, मुझसे क्या छुपाना, चले जल्दी से खरीद लें, इससे पहले कोई और खरीद ले। नूर कंधे उचकाकर बोली। इससे पहले वो मजीद कुछ कहने के लिए लब खोलता, नूर ड्रेस पैक करवाने का कह चुकी थी और अरहम बस बेयकीनी से नूर को देख रहा था। मुनाहिल इस ड्रेस को देख रही थी जो नूर इसके लिए पसंद करके गई थी। अच्छा लग रहा है तो मैं ले दूं? एक अनजान मर्दाना आवाज इसके कानों से टकराई थी। मुनाहिल इसकी आवाज पर मुड़ी, लेकिन डर से मुनाहिल को अपनी सांस रुकती महसूस हो रही थी। क्या हुआ, आप जवाब क्यों नहीं दे रही? अगर पसंद है तो हुक्म करें मेरी जान। अब वो शख्स मुनाहिल के बराबर में आकर खड़ा हो गया था। मुनाहिल ने खौफ से नजर उठाकर नहीं देखा। मुनाहिल का दिल चाह रहा था कि वो वहां से गायब हो जाए। अगर अरहम ने देख लिया तो वो क्या कहेगा? अरहम की नजर मुनाहिल पर पड़ी, जिसकी पुश्त इसकी तरफ थी। इसके साथ खड़ा शख्स इसे कुछ मशकूक लगा था, जिसका चेहरा मुनाहिल की तरफ था और इसके होंठ हिलने से लग रहा था कि वो मुनाहिल को कुछ कह रहा है। और इसकी नजरें इस वक्त अरहम को उलझा गईं। बिना सोचे समझे अरहम बड़े बड़े ढक भरता मुनाहिल के करीब आया। क्या मसला है भाई साहब? अरहम ने सपाट लहजे में बोला। अरहम की आवाज पर जहां वो शख्स मुड़ा था, वहीं मुनाहिल तो जैसे बुत बनी खड़ी रही। तुम कौन हो? वो शख्स अब अरहम के सामने खड़ा हुआ ढिठाई से बोला। क्या कह रहा था ये तुम्हें? अरहम ने सहमी खड़ी मुनाहिल से पूछा। इससे पहले वो कुछ बोलने के लिए लब खोलती, वो शख्स फौरन बोला। तुम कौन होते हो पूछने वाले? ये मेरा और इसका मामला है, वो तेवड़ी चढ़ा कर बोला। इसके बाद पर अरहम ने एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर रसीद किया। बीबी है ये मेरी घटिया इंसान, हिम्मत भी कैसे हुई इससे बात करने की? अरहम इसका गिरेबान पकड़कर धाड़ा। थप्पड़ की आवाज वहां खड़े हर इंसान ने सुनी थी। नूर अरहम की आवाज पर फौरन इस तरफ भागी जहां अरहम ने सबसे इस शख्स को छुड़वा रहे थे और मुनाहिल खौफ से खड़ी थी। भाई छोड़ें, क्या कर रहे हैं? नूर ने अरहम का बाजू पकड़कर झिंझोरा। सर आप प्लीज जाएं, हम देख लेंगे, दुकान मालिक आकर अदब से बोला। अरहम ने इस शख्स को छोड़ा जो अब लंबे लंबे सांस खींच रहा था। चलो यहाँ से, अरहम नूर और मुनाहिल को घूरते हुए सपाट लहजे में बोला। नूर मुनाहिल का हाथ जोर से थाम कर अब अरहम के पीछे चल रही थी। अरहम घर में दाखिल होते ही बड़े बड़े ढक भरता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था और खुद को कमरे में बंद कर लिया। पूरे रास्ते इसने नूर और मुनाहिल से कोई बात नहीं की थी। मुनाहिल और नूर भी गाड़ी में खामोशी से बैठी थी। मुनाहिल प्लीज मत रो, कुछ नहीं हुआ। नूर मुनाहिल को अपने रूम में ले आई थी। नूर जानती थी इस वक्त अरहम बहुत गुस्से में है और शायद वो अपना सारा गुस्सा इस पर ही ना उतार दे। पिछले आधे घंटे से मुनाहिल मुसलसल रोए जा रही थी। नूर, मुझे तुम्हारे साथ जाना ही नहीं चाहिए था, मेरी वजह से ये सब। बोलते हुए मुनाहिल ने फिर से रोना शुरू कर दिया। यार ऐसे मत कहो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। तुम्हें भाई के गुस्से का पता है ना? तुम ये सोचो कि इन्हें ये भी बर्दाश्त नहीं कि कोई गैर मर्द तुम्हारे बराबर में भी खड़ा हो। नूर ने इसका हाथ थामकर मोहब्बत से कहा। नूर की बात पर मुनाहिल ने बेयकीनी से इसके चेहरे को देखा। अच्छा चलो जाओ, रात काफी हो गई है, भाई अब तक सो गए होंगे। मुनाहिल जो दिल में ये दुआ कर रही थी कि नूर आज रात इसे अपने कमरे में रुकने का कह दे, इसकी बात पर इसे करंट लगा था। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ कहते हुए उठ खड़ी हुई। भाई कुछ नहीं कहेंगे, आराम से जाओ। नूर ने इसे यकीन दहानी कराई। वो जानती थी कि मुनाहिल अरहम के पास जाने से डर रही है, लेकिन वो इस तरह इसे रोक भी नहीं सकती थी। मुनाहिल ने इस बात में सर हिलाया और कमरे से चली गई। कुछ देर बाद वो अरहम के रूम का डोर खोलकर आहिस्ता से अंदर दाखिल हुई, जहां सामने अरहम आंखें मूंदे लेटा हुआ था और साथ अपना पांव हिला रहा था, जिससे साफ जाहिर था कि वो जाग रहा है। मुनाहिल खामोशी से सोफे पर आकर बैठ गई। इतना तो वो जानती थी कि आज रात इसे नींद तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली। आ गई तुम? अरहम अब इसे देखकर उठ बैठा था। अरहम की आवाज पर मुनाहिल ने अपना सर झुका लिया। अरहम बेड से उठकर इसके करीब आया और एक झटके में इसे बाजू से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया। मुनाहिल को अरहम से इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। इसकी तो जैसे टांगों में जान ही खत्म हो गई। अगर इस पर अरहम इसे छोड़ता तो वो जरूर लड़खड़ा जाती। क्या वो वही था जिसके साथ तुम भागी थी?
अरहम सुलगते हुए लहजे में बोला। अरहम की बात पर तो मुनाहिल को लगा किसी ने आसमान इसके सर पर दे मारा हो। वो जानती थी वो इस वक्त तो गुस्से में है और वो गुस्सा करेगा भी, लेकिन वो इस तरह इसके सवाल करेगा ये तो इसके वहमो गुमान में भी नहीं था। बोलो, जवाब दो, क्या तुमने इसे बुलाया था? कहीं तुम इसलिए तो नहीं रो रही थी कि मैंने उसे सबके सामने थप्पड़ मारा? अरहम इसकी आंखों में देखते हुए बोल रहा था। बस अरहम, बहुत हो गया, इतना बड़ा इल्जाम। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इस हद तक भी जा सकते हैं। माना मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, माना आपकी नज़र में बद किरदार हूँ, लेकिन आपने तो मुझे ज़लील करने का कोई मौका ही नहीं छोड़ा। मुनाहिल अपना आप इससे आज़ाद करवाती हुई फट पड़ी थी और इसके इस तरह बोलने पर अरहम को झटका लगा था। हाँ, गुनहगार हूँ, लेकिन मैं आपके निकाह में आने के बाद इस रिश्ते में खयानत करने का सोच भी नहीं सकती। मुझे आप मारे पीटे जो मर्जी कहें, मैं कुछ नहीं बोलूंगी और ना ही बोली। आप हर वक्त मुझे अपने तंज का निशाना बनाते रहते हैं, मैं फिर भी खामोश रहती हूँ, लेकिन आज तो आपने हद ही कर दी। अरहम, मेरी एक गलती की इतनी बड़ी सजा, मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी दिल है, मैं भी मानती हूँ घर से भागकर अपने साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन अगर आप मेरी जगह होते तो ये शायद यही करते। जानते हैं क्यों? क्योंकि कभी कभी इंसान मोहब्बत में इतना अंधा हो जाता है कि इसे खुद भी पता नहीं चलता कि इसे इस चीज की कितनी बड़ी सजा मिलेगी। मुनाहिल बिना सोचे समझे बोले जा रही थी, ये जाने बगैर के इसके बोलने पर अरहम इसका क्या हाल करेगा। अरहम अब मुठ्ठियां भींचे इसकी बात को सुन रहा था। वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। खुदा के लिए मुझे माफ कर दे अरहम, मैं अच्छी नहीं हूँ, जानती हूँ। आप मुझे अपनी बीवी का मुकाम नहीं देना चाहते, मत दें, लेकिन मेरे किरदार को ऐसे तार तार मत करें। अगर आप मेरा यकीन नहीं कर सकते तो ना करें, लेकिन मुझ पर वो इल्जाम न लगाएं जो मैंने किए ही नहीं। अरहम, अगर अल्लाह से हम अपने किए की माफी मांगे तो वो माफ कर देता है। वो बार बार अपने बंदे को इसके किए गए गुनाह याद नहीं दिलाता और ना ही इसकी सजा देता है। तो आप भी तो इसी के बंदे हैं, आप क्यों नहीं मुझे माफ कर देते? रोने से मुनाहिल की आवाज अब मुश्किल से निकल रही थी। अरहम 2 कदम चलकर इसके करीब आया, लेकिन वो तेजी से रूम का दरवाजा खोलकर चली गई थी और अरहम अब फटी-फटी नजरों से इसको दरवाजे को घूर रहा था। रिजा बेटा, रिजा जो अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी से वापस आकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी, फिरोज साहब की आवाज पर पूरी। जी बाबा छोटे-छोटे कदम उठाती इनके करीब आई। बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है। अगर तुम थकावट महसूस नहीं कर रही तो क्या हम थोड़ी देर बैठकर बात कर सकते हैं? फिरोज साहब चाय का कप वापस टेबल पर रखते हुए मोहब्बत से बोले। जी बाबा, जरूर, कहते हुए रिजा इनके बराबर में आकर बैठ गई। समीरा बेगम भी इनके सामने बैठी अब इन दोनों को मोहब्बत से देख रही थी। रिजा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी अब कर देनी चाहिए। देखो, दानियाल ने मुझसे कहा था कि वो अरहम और नूर की शादी एक साथ करेगा, लेकिन अब वो नूर की शादी कर रहा है, लेकिन अरहम की नहीं। फिरोज साहब संजीदगी से बोले। बाबा, आप जानते हैं मैं पीएचडी मुकम्मल करके ही शादी करूंगी, चाहे जो हो जाए। और ये तो अच्छी बात है कि वो नूर की शादी जल्दी कर रहे हैं। रिजा इनके कंधे पर सर रखते हुए नरमी से बोली। रिजा, नूर तुमसे काफी छोटी है, लेकिन वो इसकी शादी इतनी जल्दी कर रहे हैं तो मुझे भी तुम्हारी फिक्र है। मैं भी अब चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी भी नूर की शादी के साथ हो जाए। वैसे भी अरहम कौन सा कोई दूसरे शहर में रहता है, तुम शादी के बाद भी अपनी पीएचडी मुकम्मल कर सकती हो। क्या हो गया है बाबा, आज आप क्यों मेरी शादी के पीछे पड़ गए हैं? रिजा जैसे इनकी बातों से चिढ़ गई थी। आज मैं दानियाल से मिलने गया था और बातों ही बातों में मैंने तुम्हारी और अरहम की शादी की बात की थी, लेकिन वो ये बात पता नहीं क्यों टाल गया। मैं तब से ही बहुत परेशान हूँ, मुझे डर है कि वो कहीं इससे पहले वो मजीद कुछ कहते रिजा फौरन बोली। बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने अरहम से कहा था कि वो अंकल से बात करें कि जब तक मेरी पीएचडी मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक मैं शादी नहीं करूंगी, और यकीनन इसी वजह से अंकल ने आपसे इस बारे में बात नहीं की। आप फिक्र मत करें, रिजा ने इनको मुतमईन करते हुए कहा। मगर रिजा बाबा प्लीज, मैं बहुत थक चुकी हूँ। वैसे भी कल मुझे नूर की शादी की शॉपिंग के लिए जाना है, इसलिए मुझे जल्दी सोना है। रिजा इनके पास से उठती हुई बोली। रिजा, तुम जिद छोड़ क्यों नहीं देती? अब की बार समीरा बेगम बोली थी। फिरोज साहब की बातों ने अब इन्हें भी परेशान कर दिया था। प्लीज मामा, बाप नहीं, कहते हुए तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। इसके जाते ही फिरोज साहब समीरा बेगम की तरफ मतवज्जा हुए। हो ना हो समीरा, इस बार मुझे दानियाल का अंदाज कुछ मशकूक लगा, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो या शायद अब वो ये रिश्ता ही खत्म करना चाहता है। वो फिक्रमंदी से बोल रहे थे। ये सब तो ठीक है, पर अब हम क्या कर सकते हैं? रिचा बहुत हट धर्म है, वो अपनी बात से पीछे नहीं हटेगी। आप अल्लाह पर भरोसा रखें, वो सब बेहतर करेगा। अल्लाह करे वो बस यही कह सके। अगले दिन मुनाहिल, नूर और दानियाल साहब नाश्ते की टेबल पर विराजमान थे। कल रात रोने और ना सोने की वजह से मुनाहिल की आंखें सूजी हुई थीं। दानियाल साहब के सवालों के डर से मुनाहिल ने दुपट्टे से अपने चेहरे को छुपाया था। रानी, नूर ने अपनी प्लेट में अंडा रखते हुए रानी को आवाज दी जो इनके लिए चाय ला रही थी। जी छोटी बीबी, रानी चाय इसके करीब रखते हुए अदब से बोली। जाओ, जाकर अरहम भाई को कहो नाश्ता ठंडा हो रहा है, आ जाए। रानी, अरहम अपने कमरे में नहीं है, दानियाल साहब ने इतला दी। इनकी आवाज पर रानी ने इस बात में सर हिलाया और वापस किचन की तरफ बढ़ गई।
तो क्या आज भाई नाश्ता किए बिना ही चले गए? नूर मुनाहिल को मुकम्मल नजरअंदाज करती हुई दानियाल साहब की तरफ मतवज्जा हुई। कुछ देर पहले इसकी कॉल आई थी, बता रहा था कोई अर्जेंट कॉल आ गई थी, इसलिए पुलिस स्टेशन जाना पड़ा और अब वो वहां से कुछ देर तक इस्लामाबाद के लिए निकल रहा है। दानियाल साहब ने तफसील बताई। लेकिन यूं अचानक बाबा, शादी में कुछ दिन रह गए हैं और भाई ऐसे, नूर को अरहम कैसे जाने पर दुख हुआ था। वो कल आ जाएगा तो पूछ लेना, कहते हुए उठ खड़े हुए। मैं ड्राइवर को भेज दूंगा, इसके साथ शॉपिंग पर चले जाना तुम दोनों। जी बाबा, नूर ने अदब से जवाब दिया और मुनाहिल बस सर झुकाए बैठी थी। कल रात अरहम को इतना कुछ कहने के बाद जैसे ही वो कमरे से निकली थी, इसके 10 मिनट बाद ही वो इसके पास से गुजर कर चला गया था। इसे लगा था कि वो इसकी बातों की वजह से गुस्से में घर से जा रहा है, लेकिन वो गलत थी। अच्छा बेटा, तुम दोनों अपना ख्याल रखना, दानियाल साहब ने मुस्कुराते हुए कहा और बड़े बड़े डग भरते वहां से चले गए। मुनाहिल, तुम अंकल आंटी से मिलने क्यों नहीं जाती और जब से तुम्हारी शादी हुई है वो भी नहीं आए? क्या कोई बात है? नूर इसके चेहरे को गौर से देखकर पूछने लगी और नूर के सवाल पर तो मुनाहिल का खून खुश्क हो गया। मुनाहिल का चेहरा जर्द पड़ चुका था। क्या हुआ, तुम ठीक हो? नूर ने इसे जांचती नजरों से देखकर पूछा, जो अब इससे नजरें चुरा रही थी। नहीं, कुछ नहीं, अब्बू की तबीयत खराब है ना, बस इसलिए, मुनाहिल हिचकिचाते हुए बोली और साथ ही उठकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। क्यों झूठ बोल रही हो? नूर संजीदगी से बोली। इसकी बात पर मुनाहिल के चलते कदम वही जम गए। इसे लगा था वो अब चल नहीं पाएगी। नूर छोटे छोटे कदम उठाती इसके सामने आ खड़ी हुई। अब्बू ने मुझसे सच छुपाया, कोई बात नहीं, क्योंकि वो मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत में कमी नहीं लाना चाहते थे। लेकिन तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों मुझे सच नहीं बताया? मैं तो तुम्हारी बचपन की दोस्त थी, हमने कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाया था, तो फिर तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? क्यों मुझे सच नहीं बताया? नूर इसे झंझोर कर चीखने वाले अंदाज में पूछ रही थी। क्या बताती? मुनाहिल सर झुकाए बेबसी से बोली। वही सब जो मैं नहीं जानती, वही जो अब्बू और भाई जानते हैं। नूर इससे दूर होते हुए बोली। तुम बताओ, क्या बताती? ये कि मैं किसी के साथ भाग गई थी अपने माँ बाप की इज्जत की परवाह किए बिना, या ये कि वो मुझसे सब कुछ छीन कर भाग गया, या ये कि तुम्हारा भाई मुझे रात के अंधेरे में घर वापस लाया था? बताओ नूर, मैं तुम्हें ये सब कैसे बताती? मैं कैसे तुम्हें अपनी बेहयाई और बदकिरदारी की कहानी सुनाती? मुनाहिला शायद अब थक चुकी थी नूर से हकीकत छुपाकर। वो जानती थी एक न एक दिन इसके सामने हकीकत आशना हो जाएगी, तो फिर आज और अभी क्यों नहीं? नूर तो जैसे इसकी बातों से सकते में आ गई। इसे लगा था जो कुछ रात इसने सुना था वो झूठ था, लेकिन अब जो बातें मुनाहिल से सुन रही थी वो सब सच था। कल रात मुनाहिल के नूर के कमरे से जाने के कुछ देर बाद नूर अपने लिए चाय बनाने की गर्ज से कमरे से बाहर आई थी, लेकिन मुनाहिल की बुलंद आवाज ने इसके कदम रोक दिए थे। मुनाहिल की बातों ने तो नूर के होश उड़ा दिए थे। किचन में जाने की बजाय वो खामोशी से वापस पलट गई। चलो मेरे साथ, नूर इसका हाथ थाम कर अपने कमरे में ले गई और मुनाहिल किसी ट्रांस की कैफियत में इसके साथ चल रही थी। मुझे एक एक लफ्ज सच सच बताओ, मुनाहिल कौन था वो? मुझे यकीन नहीं आ रहा मेरी दोस्त इतना बड़ा कदम भी उठा सकती है। नूर इसे अपने साथ लिए बेड पर बिठाते हुए बेयकीनी से बोली। मुनाहिल इसकी बात पर थूक निकला। कुछ देर खामोश रहने के बाद इसने बोलना शुरू किया। एक दिन मामा ने किसी से बात पर झगड़ कर अपने रूम में आकर अभी बेड पर लेटी ही थी कि अचानक से मेरा फोन बजा। वो कोई रॉन्ग नंबर था। इससे पहले कि इस नंबर से मुझे कोई कॉल नहीं आई थी। मैंने एक दो बार काटा, लेकिन इसके बावजूद भी मुसलसल कॉल्स आ रही थी। मुझे लगा शायद कोई जानने वाला मुसीबत में ही ना हो। सोचते हुए मैंने फोन उठाकर फौरन हेलो किया, लेकिन वो कोई अनजान आवाज थी। एक बात तो साफ थी कि वो मेरी फैमिली में से नहीं था। मैंने फोन रखना चाहा, लेकिन इसने मुझसे कहा कि वो मुझसे एक जो बहुत जरूरी बात करना चाहता है। इसने बहुत ही मुश्किल से मेरा नंबर अपनी दोस्त की बहन से लिया है, जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, और इसकी बात से मुझे हैरत का झटका लगा था। ना चाहते हुए भी मुझे तजस्सुस हुआ कि क्यों इसने मेरा नंबर किसी से लिया और वो क्यों मुझसे बात करना चाहता है। मैंने आवाज में सख्ती लाते हुए पूछा, तो कहने लगा, मेरा नाम हाइम है, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैंने जब से आपको देखा है एक दिन भी आपके बगैर रहने का नहीं सोच सकता। और मैं इसकी बातों में पल भर के लिए जैसे सांस लेना ही भूल गई। मुझसे कभी किसी लड़के ने ऐसे बेधड़क बात नहीं की थी। इसकी आवाज ने मुझ पर एक सहर तारी कर दिया, या यूं कह लो कि वो मैंने खुद तारी कर लिया था। वरना अच्छी लड़कियों को नामहरम की आवाज कहाँ अच्छी लगती है। मुनाहिल की आवाज कांप रही थी और इसके आंसू इसके रुखसारों को भिगो रहे थे। नूर बुत बनी इसकी बातें सुन रही थी। इसे आज एहसास हुआ था, अरहम ठीक मना करता था कि कभी भी किसी रॉन्ग नंबर से कभी कॉल खुद उठाकर बात मत करना। फिर वो मुझे रोज ढेरों कॉल्स मैसेजेस करता। खुद को बहुत रोकती थी कि अब इससे बात नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी मैं इसे रिप्लाई करती, इसकी कॉल अटेंड करती। दिन ब दिन मैं इसकी आदी होने लगी। मुझे लगा मैं इससे मोहब्बत कर बैठी हूँ। और फिर एक दिन इसने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पहले तो मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन फिर मैं इसकी बातों में आ गई। इसने कहा कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो घर में जितना कैश और ज्वेलरी पड़ी है ले आओ,
और अगर तुम नहीं आई तो मैं खुद को गोली मार लूंगा और मरने से पहले मेरे वो सब मैसेजेस और पिक्स बाबा को सेंड कर देगा। इसकी बातों से मैं डर गई नूर, और फिर मुझे इसकी बात माननी पड़ी, लेकिन वो धोखेबाज निकला। वो मुझसे सिर्फ पैसे लेना चाहता था नूर। मेरी एक गलत हरकत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुनाहिल अब नूर के गले लगकर ज़ारों की तरह रो रही थी। नूर को भी इसके ऐसे रोने पर दुख हो रहा था। अब तुम ही बताओ, मैं ये सब तुम्हें किस मुंह से बताती नूर। तुम बहुत अच्छी हो जो अपने बाप के किए गए रिश्ते पर हाँ कर दी, कभी किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखा। कल को तुम्हारा शोहर तुम पर चाहकर भी कोई इल्जाम नहीं लगा सकता। और जो मेरी जैसी होती है ना, इन्हें सारी जिंदगी अपने किए की सजा भुगतनी पड़ती है। वो चाहकर भी अपनी सफाई में कुछ नहीं कह सकती। मुनाहिल के अल्फाज हलक में ही अटक रहे थे। बस चुप, अब बिल्कुल भी रोना नहीं। मेरे पास तुम्हें तसल्ली देने के लिए कोई अल्फाज नहीं है। तुम्हारी तरह कितनी ही लड़कियां आए रोज किसी न किसी लड़के की बातों में आकर न सिर्फ अपने माँ बाप की इज्जत खोती हैं, बल्कि वो अपनी इज्जत से भी हाथ धो बैठती हैं। तुम तो खुदा का शुक्र अदा करो कि इसने तुम्हारी इज्जत पर हाथ नहीं डाला, वरना शायद मेरे अब्बू भी तुम्हें अपनी बहू ना बनाते। बस अब एक दुआ किया करो कि अल्लाह हर लड़की की इज्जत को महफूज रखे, इसे अच्छे बुरे की समझ बूझ अता करे। क्योंकि मर्द की तो फितरत में है, वो शैतान की बातों में आ जाता है। औरत को चाहिए कि वो इससे बचे। नूर इसके हाथ अपने हाथों में छुपाकर मोहब्बत से बोल रही थी। नूर की बात पर मुनाहिल ने शर्मिंदगी से इसकी तरफ देखा। वो ठीक ही तो कह रही थी, कसूर तो इसका था। अगर वो संभल जाती तो आज इसकी जिंदगी कितनी अच्छी होती। चलो उठो और फ्रेश हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। जानती हो भाई तुमसे ठीक से बात नहीं करते, लेकिन एक दिन सब ठीक हो जाएगा। नूर ने यकीन दहानी कराई। मुनाहिल के पास अब वो शायद बोलने को कुछ नहीं था, इसलिए बिना कुछ कहे उठ खड़ी हुई और बाहर की तरफ बढ़ गई। अगला पार्ट इंशाल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।